Hello friends, welcome to Dynamic Study online classes. Friends, in our last lecture, we discussed stress strain diagram of various material like aluminium, viscoelastic material, rigid bodies, ideal fluid, rubber and brittle material, and also we discussed Hooke's law. ठीक है, now in this lecture we will do some questions on last lecture. So before starting these questions, first I would like to revise you last lecture content. दोस्तों, इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हमारे अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे विस्कोइलास्टिक मटेरियल में टू टाइप्स के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थे, विद स्ट्रेन हार्डनिंग एंड विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग। इन द सिमिलर मैनर हमने रिगिड बॉडीज़ का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आइडियल फ्लूइड का देखा था, और रबर के हमने दो, सॉफ्ट रबर, हार्ड रबर, एंड आल्सो हमने देखा था ब्रिटल मटेरियल का। और जो एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था डक्टाइल मटेरियल मीन्स एल्यूमिनियम के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, वो आया था कि हम एल्यूमिनियम की यील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ऑफसेट मेथड। इन दिस मेथड हम स्ट्रेन को 0.2% पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू द इनिशियल ओरिजिनल कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। जहाँ पर भी वो हमारी पैरेलल लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को कट करती है, कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट हम यील्ड स्ट्रेंथ को एग्ज्यूम कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दैट हमने देखा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने देखा था कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। रिमेंबर ऑलवेज कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, बट फॉर माइल्ड स्टील द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट बोथ आर वेरी क्लोज, सो वी अप्लाई हुक्स लॉ अप टू इलास्टिक लिमिट ओनली फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था कि हमने हुक्स लॉ की हेल्प से एक इलास्टिक कांस्टेंट फाइंड आउट किया था जिसका नाम था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 4 इलास्टिक कांस्टेंट को पढ़ेंगे। दोज आर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो। इन सबको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू 3 थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड 3 न्यूमेरिकल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मैंने आपको बोला था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में जो स्ट्रेसेस लगती है उन स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, उन स्ट्रेसेस को डिस्क्राइब करते हैं हम बाय स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज मैट्रिक्स मेथड। इन मैट्रिक्स मेथड वी मेक ए मैट्रिक्स एंड उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम टेंसर। ठीक है, तो मैंने आपको उस पेज को खोलो जहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिखवाया था। तो मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको एक मैट्रिक्स बनाया और मैंने अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग स्ट्रेसेस से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही मालूम होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट कौन से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको ये बोला है कि the 3D state of stress at a point is given by this. This is the state of stress. This is 3D state of stress. ठीक है, और इसने आपसे बोला है कि the value of shear stress on x face in y direction. So we have to find out tau xy. ठीक है, मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको shear stress नोटेशन समझाया था कि in shear stress notation the first indexes represent the face to which the stress is parallel and second indexes represent the direction in which that stress is acting. ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है on the x face means x face, suppose this is the x face, so on the x face is this is x on the x face, so this is parallel to x face, this stress is parallel to x face and it is in y direction. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बनता है हमारा ये, और इसका मतलब है कि पैरेलल टू एक्स फेस एंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन जब आपको स्ट्रेस टेंसर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के टेंसर के, वे सब रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में फर्स्ट वन इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो
में जितनी भी हमारे एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट हमारे जो हमारे एक्स फेस पर स्ट्रेसेस लग रही है वे है, ये जो हमारी वाई फेस पर, ये नीचे थर्ड रो के एलिमेंट हमारी जो जेड फेस पर स्ट्रेसेस लग रही है, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। नाउ दिस वन इज टाउ एक्स वाई, दिस वन इज टाउ एक्स जेड। इन द सिमिलर मैनर दिस वन इज टाउ एक्स वाई, this is sigma y and this is tau y z. This one is tau x z, this is tau y z and this is sigma z. तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ये मैं आपका स्ट्रेस टेंसर बना चुका था। तो इसने पूछा है आपसे टाउ एक्स वाई, सो द आंसर इज 10। So tau xy is 10 mega Newton per meter square, or we can say mega Newton per meter square can also be Newton per mm square, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है 1 नंबर में, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराया है। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि ये दोनों सेकंड और थर्ड, ये दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बोथ आर बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो द सेकंड क्वेश्चन इज इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर टू। देखो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाउ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैंने बोला था आपको जब मैंने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कराया था कि जो हमारा टी पॉइंट है, जो हमारा टी पॉइंट है, दिस टी पॉइंट इज अल्टीमेट पॉइंट, और द स्ट्रेस कोरस्पोंडिंग टू दिस पॉइंट इज सिग्मा अल्टीमेट। और मैंने आपको ये लिखवाया भी है कि दिस सिग्मा अल्टीमेट इज मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यही इसने बोला है, यही हमको बताना है कि जो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम स्ट्रेस। So answer C is correct. Now in our third lecture, the third lecture is based on this figure. The third question is based on this figure. देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारे अलग अलग पॉइंट है P Q R S T U, इनको हमको जो पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं उससे हमको इसको मैच करना है। दिस इज द मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट आई वुड लाइक यू डिस्कस 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज, देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सिर्फ एक पॉइंट को इल्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको इल्ड पॉइंट के जो टाइप भी होते हैं, 2 इल्ड पॉइंट हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। इल्ड पॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर इल्ड पॉइंट, सेकंड इज अपर इल्ड पॉइंट। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, दिस इज द पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, पी पॉइंट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। तो पी पॉइंट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, सो वेयर इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, थर्ड ऑप्शन, सो फर्स्ट इज थर्ड, पी इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू इज इल्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, पॉइंट क्यू इज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट आर, देखो अब आ गए हमारे आर एस, अब आ गए अपने आर और एस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इल्ड पॉइंट बताया था, लेकिन यहाँ पर हमारे अपर इल्ड और लोअर इल्ड पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों देखो इल्ड पॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं, लोअर इल्ड पॉइंट, अपर इल्ड पॉइंट। तो दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, लेकिन इसमें हमारा लोअर इल्ड पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपर इल्ड पॉइंट। बट इसमें हमारा लोअर इल्ड पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपर इल्ड पॉइंट। वाई? बिकॉज अपर इल्ड पॉइंट इज ट्रांजिएंट इन नेचर, अपर इल्ड पॉइंट इज ट्रांजिएंट इन नेचर। दिस इज आर इज अपर इल्ड पॉइंट,
नाउ अब जरा ध्यान से सुनना कि हमारा अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है। अपर यील्ड पॉइंट हमारी उस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमारी यील्डिंग होनी शुरू हो जाती है। अपर यील्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंट दैट स्ट्रेस, अपर यील्ड पॉइंट इज दैट स्ट्रेस बियॉन्ड विच यील्डिंग स्टार्ट। तो अपर यील्ड पॉइंट क्या है कि बियॉन्ड विच यील्डिंग स्टार्ट। नाउ लोअर यील्ड पॉइंट, नाउ दिस अपर यील्ड पॉइंट इज ट्रांजिएंट इन नेचर। ये अपर यील्ड पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू लोडिंग चेंज करता है। नाउ लोअर यील्ड पॉइंट, दोस्तों लोअर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो लोअर यील्ड पॉइंट इज द स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यील्डिंग। अगर हमको यील्डिंग को मेंटेन रखना है, जो स्ट्रेस हमको चाहिए दैट इज नोन एज लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, दैट इज नोन एज लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। और इसी पॉइंट की स्ट्रेस को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजाइंस में, बिकॉज ये हमारी ट्रांजिएंट नहीं है नेचर में। इसलिए जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो मैंने कल आपको यील्ड पॉइंट बताया था, वो यील्ड पॉइंट मेरा लोअर यील्ड पॉइंट ही था। जो मैंने आपको कल मैंने कहीं भी अपर लोअर के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन जो हमारा अपर और लोअर है, लोअर यील्ड जो मेरा कल यील्ड पॉइंट था, वो मेरा लोअर यील्ड पॉइंट ही था। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारा आर है, आर रिप्रेजेंट अपर यील्ड पॉइंट एंड एस रिप्रेजेंट लोअर यील्ड पॉइंट। नाउ टी इज अल्टीमेट पॉइंट एंड यू इज फ्रैक्चर पॉइंट। सो दोस्तों ये हमारे 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये ऑल द 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ वी विल डू 3 न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल ईएससी, गेट, हर तरह के एग्जाम में आ चुके हैं। और ये सिंपल न्यूमेरिकल है, जो गेट में 1 नंबर में आएगा, और ईएससी में तो 2 नंबर से ही कई क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर 2 मार्क्स का आएगा। और काफ़ी बार एग्जाम में इन कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर रोड है, देयर इज ए सर्कुलर रोड इसे सर्कुलर रोड जिसका डायमीटर 12 mm है। इस सर्कुलर रोड पर हमने टेंशन अप्लाई करा, मीन्स वी अप्लाई टेंसाइल लोड ऑन दिस सर्कुलर रोड। ठीक है, और इस सर्कुलर रोड की लेंथ है 300 mm, और इस पे जो हमने लोड लगाया इसकी वैल्यू है 15 किलो न्यूटन। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, इस कंपोनेंट, इस सर्कुलर बार का इलोंगेशन हो गया, इस सर्कुलर बार का इलोंगेशन हो गया, और इलोंगेशन की वैल्यू है 0.2 mm। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो कल मैंने आपको हुक्स लॉ कराया था, और हुक्स लॉ में हमारा एक फॉर्मूला आया था जिसको बोला था हमने सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्साइलन, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस एंड एप्साइलन इज स्ट्रेन एंड ई इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ लोड पर यूनिट एरिया, ई इज ई, और एप्साइलन को मैं लिख सकता हूँ डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ से आया डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई।
डिफॉर्मेशन इज पी एल अपॉन ए ई। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे हर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ चुके हैं, चाहे ईएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सब एग्जाम में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछा जा चुका है। यहाँ पर तुमको क्या याद रखना है, अगर याद रखने की यहाँ पर क्या बात है, ये फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे अगर तुम्हारा टेंशन या कंप्रेशन लोड लग रहा है। अगर तुम्हारा टेंशन या कंप्रेशन लोडिंग लग रहा है, ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अंडरस्टैंड नाउ इन दिस क्वेश्चन एक बात और याद रखना कि अगर तुम्हारा टेंशन है, इफ टेंशन लोडिंग, इफ टेंसाइल लोडिंग देन P will be positive or there will be elongation। इफ कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन हो रहा है और वैकेंसी कंप्रेसिव लोडिंग लग रही है, देन P विल बी निगेटिव, देन P विल बी निगेटिव एंड हमारा हो जाएगा उस केस में कंप्रेशन, मीन्स हमारी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा हुआ है इलोंगेशन, दिस इज इलोंगेशन, ये इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। वी नो फ्रॉम हुक्स लॉ डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। नाउ हमेशा आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अगर इधर mm तो इधर भी mm होना चाहिए। एक क्वेश्चन में सेम यूनिट यूज करनी है, एक क्वेश्चन में सभी टर्म्स की सेम यूनिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यूनिट भी चेक करेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है 0.2 mm, 0.2, लोड दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन। सो 1 किलो न्यूटन इज 10 की पावर 3 न्यूटन। इसको याद रखना, 1 किलो न्यूटन इज 10 की पावर 3 न्यूटन। तो वी विल यूज इन न्यूटन, सो P इज 15 इंटू 10 की पावर 3। नाउ लेंथ इज 300 mm, ये भी mm में है और ये भी mm में है, ठीक है। एरिया इज, दिस इज द सर्कुलर बार, दिस इज सर्कुलर बार ऑफ डायमीटर 12 mm और सर्कुलर का एरिया होता है π/4d²। एरिया वही लेना है जिस पर लोड लग रहा है। यहाँ पर लोड लग रहा है तुम्हारा इस क्रॉस सेक्शन पर, सपोज दिस इज द सर्कुलर बार, तो इस पर लोड लग रहा है यहाँ से, यहाँ से लोडिंग हो रही है इस वाले एंड से। सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा π/4d²। सो दिस इज π × 4, जो नीचे बाई आएगा उसको मैंने ऊपर भेजा, π/4 इंटू d², d इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144, π/4d² इंटू ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। नाउ ई इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 300 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 144 इंटू 0.2। इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर mm², क्योंकि मैंने डायमेंशन mm में ही ली है। सो इसको कैलकुलेट कर कर यू गेट आंसर, इसको कैलकुलेट कर कर आपको आंसर मिल जाएगा। सो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसमें हमने देखा कि हमारा इलोंगेशन क्या होता है जब हमारा एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन, जब हमारा एक्सियल कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड लगता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद फिर हमने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किया। नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 2 is क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम इसी फॉर्मूले पे बेस है। इस क्वेश्चन में बोला है हमारे पास सेम एक रोड है, इस रोड का डायमीटर इज 0.1 मीटर, लेंथ इज 500 mm
लोड अप्लाई हो रहा है इस पर 1000 न्यूटन। E is given as 200 gigapascal. Now we have to find out extension, we have to find out elongation. This question is based on the previous this formula, but in this questions कुछ important बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको इसमें यूनिट को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला है वो यूज करूंगा कौन सा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। वी विल यूज डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, बट यूनिट शुड बी सेम। नाउ डेल्टा इज, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा। लोड इज 1000 न्यूटन, लेंथ इज 500 mm. Now area is pi by 4 d square, but the unit of diameter should be same as length, so it is in meter. So pi by 4 into d square, 1 meter is equal to 1000 mm, so 0.1 meter is equal to 100 mm. इंटू ई। नाउ ई इज इन गीगा पास्कल। मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जब मैं स्ट्रेसेस का डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेसेस की अलग अलग यूनिट बताई थी, और अलग अलग यूनिट से मैं कैसे इसको पास्कल में कन्वर्ट कर सकता हूँ यही बताया था। तो वहाँ पर हमारा आया था कि 1 किलो पास्कल इज 10 की पावर 3 पास्कल, 1 मेगा पास्कल इज 10 की पावर 6 पास्कल, और 1 गीगा पास्कल इज 10 की पावर 9 पास्कल। 1 गीगा पास्कल इज 10 की पावर 9 पास्कल। बट रिमेंबर वन थिंग, पास्कल की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन मैंने सभी की सभी डायमेंशन यूज़ किए mm में, लेकिन मैंने सभी डायमेंशंस को यूज़ किया है mm में। और हमारी जो मेगा पास्कल होता है, मेगा पास्कल की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ये सेम रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मेगा पास्कल की यूनिट यूज़ करूँगा, मतलब कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर। सो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर 10 की पावर 6, तो यहाँ पर 10 की पावर, अगर मैं देखूँ गीगा पास्कल इज 10 की पावर 9 पास्कल। सो इससे मैं यहाँ पर देखो ये भी निकाल सकता हूँ, गीगा पास्कल कैन बी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 1 मेगा पास्कल इज 10 की पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड 1 मेगा पास्कल आल्सो इज इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं 10 की पावर, गीगा पास्कल इज 10 की पावर 9 पास्कल, तो अगर मैं 10 की पावर, देखो 10 की पावर 9 पास्कल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 9 पास्कल कैन बी 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ दिस 10 की पावर 6 कैन बी इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मुझको यहाँ पर यूनिट करनी है mm में यूज़, क्यों? क्योंकि मैंने लेंथ भी mm में ली है और डायमीटर भी mm में लिया है। तो मैं यहाँ पर दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल इज 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें हमारा दिस 1 इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दोस्तों 1 गीगा पास्कल कैन बी इक्वल टू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। देखो यूनिट्स का कन्वर्जन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूमेरिकल्स। गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो मतलब ये 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन तो तुम्हारे यूनिट पर ही डिपेंड करते हैं।
अगर बच्चे ने यूनिट को सही से समझ लिया तो वहाँ पर वे यूनिट के कन्वर्जन में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहीं पर देखो, अब हमने डायमेंशन, डायमीटर और लेंथ को तो मैंने यूज़ किया है mm में लेकर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर गीगा पास्कल की जगह 10 की पावर 9 पास्कल लिख देता तो मैंने ई को ले लिया यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता गलत। क्यों? क्योंकि जब हमने इनको mm में लिया है तो हमको इसको भी mm में लेकर करना होगा, इसको भी mm में लेना होगा। और 1 गीगा पास्कल हमारा इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दिस वन। सो दिस इज, इसको सब नोट करो जो मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया है पॉज करके वीडियो को। दिस इज 200 इंटू 10 की पावर 3। अब इसकी पूरी की यूनिट हो गई मेरी mm, अब इसकी पूरी की यूनिट हो गई mm, और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसकी पूरी की यूनिट हो गई mm, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। This third question is based on stress strain diagram. This third question is based on stress strain diagram. और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और हुक्स लॉ दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनेगा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन अवर थर्ड क्वेश्चन देयर इज ए फिगर गिवन, सिग्मा एप्सिलॉन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिमेन है, हमारे पास कोई भी एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन पर हमने टेंसाइल लोड लगाना स्टार्ट किया। तो जैसे सपोज करो यही मेरे पास एक स्पेसिमेन है, मैंने इस पर टेंसाइल लोड लगाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मैंने इस लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। तो जैसे जैसे मैंने लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे बनता गया, बी पॉइंट तक आ गई। बी पॉइंट पर आने के बाद, बी पॉइंट पर आने के बाद मैंने फिर अनलोडिंग करी, मतलब कि मैंने लोड को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने अनलोडिंग करी तो मेरी मुझको कर्व मिलती है कुछ ऐसी, जैसे मैंने अनलोडिंग करी मुझको कर्व मिलती है ऐसी, मुझको कर्व मिलती है दिस वन। ठीक है, अब दिस इज फॉर अनलोडिंग। सुनो फिर से ध्यान से, एक मेरे पास स्पेस ही मैंने इसकी मैंने लोडिंग करी, जैसे ही मैंने इसकी लोडिंग करी तो मुझको कर्व मिलती है दिस वन। मैंने लोडिंग करी, मुझको कर्व मिली ओ से बी, ओ से बी। फिर मैंने इसकी अनलोडिंग करी, जब मैंने इसकी बी पर आने के बाद जब मैंने अनलोडिंग करी तो मुझको कर्व मिली बी से सी। जब मैंने अनलोडिंग करी मुझको कर्व मिली बी से सी, बी से सी। अब मैंने फिर से इसकी लोडिंग करी, मैंने फिर से लोडिंग नहीं करी, फर्स्ट टाइम लोडिंग करने से मुझको कर्व मिलती है ओ से बी, अनलोडिंग करने में मुझको कर्व मिलती है बी से सी। ठीक है, तो हेयर दिस वन is total elongation, this one is total elongation, this one is elastic elongation, and this one is plastic elongation, or we can say this one is residual strain। ठीक है, ध्यान से समझो, देखो इसको, इस फिगर को ध्यान से समझो। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी लोडिंग करी, जब मैंने इसकी लोडिंग करी तो ए पॉइंट इज ओवर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट।
मैंने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को क्रॉस कर कर इलास्टिक लिमिट को भी मैंने क्रॉस कर दिया और मैं आ गया पॉइंट बी पर। पॉइंट बी इज इन ओवर इज इन ओवर प्लास्टिक रीजन। फिर जब मैंने पॉइंट बी से अनलोडिंग करनी स्टार्ट करी तो मैं आ गया पॉइंट सी पर। द कंडीशन इज दैट दिस कर्व बोथ कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों कर्व हमारी पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, अब जब मैंने इसकी अनलोडिंग करी तो मुझको मिला पॉइंट सी। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बोला था कि जितनी भी हमारी डायमेंशन रिकवर हो जाएगी उसको बोलेंगे हम इलास्टिक। मतलब कि यहाँ तक मैंने करी लोडिंग, मतलब कि टोटल इलोंगेशन मैंने कर दिया पॉइंट डी तक। पॉइंट डी तक मैंने टोटल इलोंगेशन कर दिया, लेकिन जब मैंने अनलोडिंग करी तो मैं आ गया पॉइंट सी पर। मतलब कि सी डी स्ट्रेन, सी डी इलोंगेशन हमने रिकवर कर लिया, इसलिए हमने इसको बोला इलास्टिक इलोंगेशन। ठीक है, ओ सी हमारा रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए ये है हमारा प्लास्टिक इलोंगेशन। ये रिकवर नहीं हो पाया, ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है कंपोनेंट का। सो दिस इज नोन एज प्लास्टिक इलोंगेशन। द एडिशन ऑफ इलास्टिक इलोंगेशन एंड प्लास्टिक इलोंगेशन इज नोन एज टोटल इलोंगेशन। सो ओ से डी रिप्रेजेंट टोटल इलोंगेशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ डाटा गिवन है और कुछ हमसे पूछा है। गिवन क्या क्या है पहले वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिग्मा ए इज 150 मेगापास्कल, इज 150 मेगापास्कल। सिग्मा बी इज 210 मेगापास्कल। ठीक है, एप्सिलॉन इलास्टिक इज 2 × 10⁻³ mm। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एप्सिलॉन प्लास्टिक एंड टोटल इलोंगेशन। We have to find out epsilon elastic and total elongation. We have to find out epsilon elastic and total elongation. अब आप याद करिए, now you remember, आप याद करिए कि मैंने आपको समझाया था हुक्स लॉ में कि अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और मैंने बोला था कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाउ ई इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अब ओ ए एंड सी बी बोथ आर पैरेलल। OA is parallel to CB, so both will have same slope. जब OA और CB दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सो दोनों की सेम स्लोप रहेगी। सो वी कैन से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सी डी। ओ ए विद इन ओ ए द स्लोप इज गिवन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्लोप इज गिवन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी, ओ ए एंड सी बी, अगर ओ ए एंड सी बी बोथ आर पैरेलल, सो बोथ विल हैव सेम स्लोप, स्लोप इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो सिग्मा ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सी डी। नाउ गिवन क्या क्या है, सिग्मा ए इज 150, ओ सी इज प्लास्टिक स्ट्रेन, ये हमको निकालना है। तो सपोज दिस इज ओ सी, दिस इज 210 अपॉन 2 × 10⁻³ तो ओ सी इज 150 × 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 210। दिस इज नथिंग बट प्लास्टिक इलोंगेशन। दिस इज प्लास्टिक इलोंगेशन, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। द नेक्स्ट जो हमसे पूछा है दैट इज टोटल इलोंगेशन। नाउ एप्सिलॉन टोटल is epsilon plastic plus epsilon elastic.
एप्सिलॉन प्लास्टिक आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एप्सिलॉन इलास्टिक हमको गिवन है, दोनों का एडिशन करके हम पर आ जाएगा टोटल इलोंगेशन। ठीक है, तो दिस इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। सो फ्रेंड्स, हमने आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चंस देखे हैं, 3 थियोरेटिकल 3 न्यूमेरिकल। ऑल 6 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ बार का इलोंगेशन। अगर हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के एक मेंबर में मल्टीपल सेक्शंस है तो तब हमारी क्या इलोंगेशन रहेगा टोटल मेंबर का। हेयर वी विल यूज सुपर इम्पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे इलोंगेशन अंडर सेल्फ वेट। अगर हमारे कोई बार है उसका सेल्फ वेट की वजह से क्या इलोंगेशन रहेगा। अभी तक जितने भी हमने थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल देखे, जितने भी अभी तक हमने स्टडी किया है, उस सब में हमने सेल्फ वेट को निगलेक्ट किया है, लेकिन सेल्फ वेट की वजह से जो हमारा इलोंगेशन आता है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने कराया उसको रिवाइज करो, जो प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ उसको भी रिवाइज करो, और इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी आएंगे और अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।